हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स को। तो आज से जो है इकोनॉमिक्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और कंप्लीट जो है इकोनॉमिक्स हम पूरा जो है वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। अगर आप जो है इस वीडियो लेक्चर में जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र 11 रुपये में आप इकोनॉमिक्स के पूरे नोट्स का PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है परचेज़ कर सकते हैं 11 रुपये में इकोनॉमिक्स के फुल नोट्स। तो ये क्लास नोट्स आपको मिलेंगे हाथ से लिखे हुए। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ, और कहाँ के निवासी थे, स्कॉटलैंड। पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन। अच्छा, एक अर्थशास्त्र पुस्तक जो है चाणक्य ने भी लिखी थी और उसका संबंध राजनीति से था। अब यहाँ पर हम देखें तो अर्थशास्त्र को हमने दो भागों में विभाजित किया है और प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार हमने जो है अर्थशास्त्र के बनाए हैं अर्थव्यवस्था के आधार पर। भाग की बात करें तो 2 भाग हैं, यानी 2 पार्ट हैं। पहला व्यष्टि, जिसको माइक्रो बोलते हैं, यानी अगर अर्थव्यवस्था को किसी व्यक्ति से जोड़कर देखा जाए, किसी इंसान से, कि वो कितना कमाता है, कितना खर्च करता है, उसकी इनकम जो होती है कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट होती है, कौन से सोर्स हैं जिनसे वो कमाता है, या कहाँ पे कितना पैसा खर्च करता है, तब उस व्यवस्था को बोलेंगे व्यष्टि, यानी व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखें। और समष्टि की बात करें, माइक्रो, यानी एक बड़े लेवल पर, अर्थात जब हम पूरे देश के आधार पर तुलना करें कि देश ने कितनी इनकम की, देश का खर्चा कितना हुआ, देश को आय कितनी हुई, इस तरीके से अगर हम देखें देश ने किसी वस्तु का कुल उत्पादन कितना किया, तो उस तरीके से उसे हम बोलेंगे समष्टि। यानी एक बड़े लेवल पर अगर हम अध्ययन करें तो वो समष्टि, और एक व्यक्तिगत रूप से अगर हम करें तो उसे हम व्यष्टि बोलेंगे। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसके कुछ जो है एग्जाम्पल पेपर में देता है और आपसे पूछेगा कि व्यष्टि का कौन सा भाग नहीं है या समष्टि का कौन सा भाग नहीं है। अब जो प्रकार हैं तो अर्थव्यवस्था के आधार पर 3 प्रकार से हमने इसको डिवाइड किया है। तो पहले प्रकार की बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था अर्थात सोशलिस्ट इकोनॉमी, जैसे रूस, अभी पढ़ेंगे क्या विशेषताएं हैं। दूसरी अगर हम देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जैसे अमेरिका। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी अर्थात भारत। तो अब तीनों में अंतर क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे बोलेंगे, और मिश्रित, यानी इन दोनों की जो बातें शामिल कर ली गई हों तो जिससे जो अर्थव्यवस्था बनेगी वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आइए अब इन तीनों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था अर्थात सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इस व्यवस्था में सरकार लोक कल्याण को बढ़ावा देती है और लाभ कमाना उसका उद्देश्य नहीं होता। अर्थात सरकार का यह डिसीजन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प की जाए और समावेशी विकास किया जाए। समावेशी यानी सबको मिलाकर, सबको साथ लेकर चलें, ऐसी अर्थव्यवस्था, यानी जो लोक कल्याण पर आधारित हो, लोगों के भला करने पर आधारित हो। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिकतम संसाधन सरकार के पास ही रहते हैं। बात की जाए तो रूस, जैसे गरीब लोगों को पेंशन और जो है विधवाओं को पेंशन, और इस तरीके से जो समाज कल्याण के जो है मुख्य रूप से कार्य किए जाएं। और इसमें क्या होगा, कोई भी निजी कंपनी इतनी शक्तिशाली नहीं होगी कि वो सरकार को चैलेंज कर सके या सरकार से ज़्यादा पावरफुल हो। तो इसमें मुख्य रूप से जो अर्थव्यवस्था, यानी जो धन होता है देश का, वो सरकार के पास ही होता है। प्राइवेट कंपनी को ज़्यादा बढ़ावा इस अर्थव्यवस्था में नहीं दिया जाता, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, अपना प्रॉफिट देखेगी, तो वो समाज का कल्याण करने नहीं आती हैं, वो अपना लाभ देखने के लिए मार्केट में आती हैं। तो इस वजह से सरकार प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा नहीं देती, यानी निजी कंपनियां जो है इस अर्थव्यवस्था में प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाती।
और मुख्य पावर जो है सरकार के पास होती है। इसके बाद बात करें दूसरी अर्थव्यवस्था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थात यह व्यवस्था अधिकतम लाभ यानी प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट यानी लाभ पर आधारित होती है तथा संसाधनों पर मुख्य रूप से निजी क्षेत्र का प्रभाव होता है। यानी इसमें जो है प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा होती हैं, लोगों को सरकारी अवसर बहुत कम मिलते हैं और प्राइवेट में ही जो है लोगों को ज़्यादातर कार्य करना पड़ता है और देश के ज़्यादातर संसाधन जो होते हैं वो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होते हैं और प्राइवेट कंपनियां जो है अधिकतम लाभ देखती हैं। तो इस अर्थव्यवस्था में जिसके पास पैसा है वही सर्वाइव कर सकता है, यानी वही जीवित रह सकता है, और जो गरीब वर्ग है उस पर बेहद ही कम ध्यान दिया जाता है। उदाहरण देखें इसके तो मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप के देश हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यानी हम यूरोप महाद्वीप के देशों को इसमें गिन सकते हैं। इसमें जो है हम अमेरिका को भी शामिल कर सकते हैं। अमेरिका भी जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो पूंजीवाद और समाजवाद, अर्थात वो ये भी देखे कि हमारे देश में प्राइवेट कंपनियां भी आएँ जिससे लोगों को रोजगार मिले और सरकार भी कुछ काम करे, क्योंकि ऐसा ना हो कि सब कुछ प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाए और उनके ठप होने से सरकार के पास कुछ होना और तो देश भी डूब जाए। तो ऐसा भी नहीं, सरकार इसमें अपने पास भी रखेगी संसाधनों को और निजी कंपनियों को भी बढ़ावा देगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें लोक कल्याण तथा निजी क्षेत्र दोनों को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे अपना प्यारा भारत। अब हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के आधार पर देशों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें अर्थव्यवस्था के आधार पर देशों को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अल्प विकसित देश, दूसरा विकासशील, तीसरा विकसित। अल्प विकसित यानी लीस्ट डेवलप्ड, जो बहुत कम विकसित हों। विकासशील यानी जो धीमे धीमे विकास कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव कंट्रीज। और विकसित यानी जो डेवलप्ड हो चुके हों, जहाँ पे सभी संसाधन हों, अच्छी सुख सुविधाएं हों, वो हैं विकसित। और जो प्राप्त कर रहे हैं धीमे धीमे वो विकासशील। और जो अभी तक मूलभूत सुविधाओं पर ही अटके हुए हैं, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, इनका ही जो है संसाधन यानी व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं, वो हैं अल्प विकसित देश। ये अगर हम देखें तो मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में मिलेंगे, जो कि गरीब देश हैं। एशिया महाद्वीप के देश यानी विकासशील हैं, धीमे धीमे विकसित होते जा रहे हैं। और यूरोप या उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीप के देश विकसित देश हैं। अगर बात की जाए अल्प विकसित, इन तीनों में अंतर देखें तो जैसे अल्प विकसित में स्वास्थ्य सेवा हुई, परिवहन, बिजली, शिक्षा, ये जो है बेहद ही खराब होंगे। इसी के साथ यहाँ पे भुखमरी ज़्यादा होगी, बेरोजगारी ज़्यादा होगी, जो है शिक्षित लोग कम होंगे। तो उस तरीके से यहाँ पे होगा, यानी सब कुछ जो है बहुत ही खराब होगा अल्प विकसित में। विकसित में जो है स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, शिक्षा, बिजली, ये सब जो है मध्य होंगे, यानी ना तो ज़्यादा अच्छे और ना ही बहुत ही ज़्यादा खराब। तो इस तरीके से होंगे। जैसे हम भारत को बोल सकते हैं, भारत विकासशील देश है। इसी के साथ अगर हम बात करें विकसित देश की, तो विकसित देश में स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, शिक्षा, बिजली, यानी सब कुछ जो है बहुत ही अच्छा होगा। भुखमरी ना के समान होगी, बेरोजगारी ना के समान होगी, अशिक्षित लोग ना के समान होंगे। तो ये है विकसित देश की पहचान। आइए जरा पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने तीनों प्रकार के देशों को समझने के लिए कुछ ये पिक्चर का सहारा लिया है। अगर आप देखें अल्प विकसित जो देश होते हैं लगभग ऐसे होंगे, झोंपड़पट्टी वाले, और मुख्य रूप से गरीब परिवार यहाँ पे सर्वाइव यानी रह रहे होंगे, निवास कर रहे होंगे। विकसित देश इधर हैं। और ये विकासशील देश को अगर हम देखें तो कुछ जो है 2-4 मंजिल के भी मकान होंगे, कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी यहाँ पे हमें देखने मिलेंगी। इस तरीके से ये कुछ बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं और कुछ छोटे छोटे बिल्डिंग्स या मकान भी हमें यहाँ देखने मिलते हैं। ये है विकासशील देश। और विकसित देश अगर हम देखें तो सब जो है ऊंची ऊंची इमारतें हमें यहाँ पर देखने मिलेंगी। साफ़ सफाई भी अगर हम तीनों में कंपेयर करें तो यहाँ पे थोड़ी गंदगी जो है ज़्यादा होगी, यहाँ पे जो है थोड़ी साफ़ सफाई मिलेगी और यहाँ पे बिल्कुल स्वच्छता मिलेगी। इसी के साथ अगर हम देखें तो ये परिवहन, जैसे अभी भी ये मुख्य रूप से ऐसे परिवहन का उपयोग कर रहे होंगे जो जानवरों पर आधारित होगा, यानी किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जैसे बैलगाड़ी।
विकासशील में ऐसे इस प्रकार के जैसे ट्रक देखने मिलेंगे, और विकसित देश में एकदम इस तरीके से हाईटेक ट्रक आपको देखने मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसा अंतर हमें दिखाई देता है अल्प विकसित, विकासशील और विकसित देशों में। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के भागों के बारे में। जैसे अभी हमने पढ़ा था समष्टि अर्थव्यवस्था यानी मैक्रो और व्यष्टि अर्थव्यवस्था यानी माइक्रो। फिर से एक बार समझ लेते हैं, जब देश यानी बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को देखें या कार्यों को देखें तब समष्टि बोलेंगे, और एक व्यक्तिगत रूप से देखें किसी के कार्यों को तो व्यष्टि बोलेंगे। यानी जब आर्थिक क्रियाओं का आकलन पूरे देश के आधार पर किया जाता है या बड़े पैमाने पर किया जाता है तो समष्टि है, और जब आर्थिक क्रियाओं का आकलन व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, बात वही किसी ने जो है कितने पैसे कमाए, उसके सोर्स क्या थे, या कितना उत्पादन किया किसी वस्तु को, या कितना खर्च किया, तो इस तरीके से हम आर्थिक क्रियाओं को देखते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो ये पेपर में आएंगे, जैसे समष्टि अर्थव्यवस्था का उदाहरण नहीं है तो इधर से दे देगा कुछ, इधर से दे देगा, तो हमें देखना होगा कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो हम उदाहरणों को देखते हैं। जैसे समष्टि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, जो पूरे देश के लिए बनाई जाती है, आरबीआई इसको बनाता है प्रत्येक 2 महीने के बाद। व्यापार चक्र यानी कहाँ से किस वस्तु को लाना है, फिर बेचना है, खरीदना है, वो सारी चीज़ें, तो व्यापार चक्र। मुद्रास्फीति यानी महंगाई, संपूर्ण देश पर प्रभाव होता है। राजकोषीय नीति, पूरे देश के लिए जो बनाते हैं। बैंकिंग क्षेत्र, पूरे देश के लिए है। सरकारी योजनाएं, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, तो ये सारी चीज़ें जो है समष्टि का भाग है। अच्छा, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख है, बजट का। अब व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो उपभोग व्यवहार सिद्धांत यानी कितना किसने कंज्यूम किया, मांग का नियम, डिमांड थ्योरी। उत्पादन फलन का सिद्धांत यानी प्रोडक्शन थ्योरी, कितना उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन। वितरण सिद्धांत, कितना जो है वितरित किया गया, पूर्ति का सिद्धांत, सप्लाई कितना हुआ। ब्याज और लाभ का सिद्धांत, मजदूरी, लगान और उत्पादन, ये सब व्यक्तिगत रूप से देखे जाते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, पेपर में इनमें से देगा कोई 4 और एक दूसरे में से रख देगा, तो उसके उदाहरण पूछता है। इसके बाद हम 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को और देखते हैं। एक है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी बंद अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। अर्थात अगर हम देखें खुली अर्थव्यवस्था में, जिसमें हम लेन देन करें किसी भी देश से, अपने यहाँ से भी कुछ सामान वहाँ भेजें और वहाँ से भी खरीदें, यानी हम निर्यात भी करें, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी करें, यानी आयात भी करें, खरीदें भी। तो इस तरीके से क्रियाएं चलती रहें। इससे क्या होता है, खुली अर्थव्यवस्था के माध्यम से हम दूसरे देश से भी जुड़े होते हैं। यानी अगर वहाँ पे कुछ सिस्टम बिगड़ गया, किसी वस्तु का उत्पादन कम हुआ और वो वस्तु हमारे देश में आती है, तो इसका मतलब ये हुआ उसका फ़र्क हमारे देश पर भी पड़ेगा। जैसे हम सऊदी अरब, अमेरिका वगैरह इनसे पेट्रोल खरीदते हैं, अगर उन देशों ने पेट्रोल का उत्पादन करना कम कर दिया या बंद कर दिया तो हमारे यहाँ पेट्रोल नहीं आएगी, और पेट्रोल नहीं आएगी तो जो डीजल पेट्रोल है वो भारत में महंगा होगा, और महंगे होने की वजह से जो आयात निर्यात हो रहा है, वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। तो यानी खुली अर्थव्यवस्था में प्रभाव जो है, जो देश आपस में जुड़े हुए हैं उन सब पर पड़ता है, इसको बोलेंगे खुली अर्थव्यवस्था। अगर उस देश को लाभ होगा तो हमें भी लाभ होगा, उसे नुकसान हो रहा है हमें भी नुकसान हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था में यह है कि हम अपने देश के अंदर आर्थिक क्रियाओं को चलाते रहें, लेकिन बंद अर्थव्यवस्था से विकसित देश की तरफ नहीं जाया जा सकता, क्योंकि सभी संसाधन नहीं हो सकते किसी भी एक देश के पास। जैसे भारत को अगर यूरेनियम चाहिए या कोई भी वस्तु चाहिए तो वो दूसरे देशों से खरीदते हैं हम। अब हमारे पास इतना है नहीं कि हम उसका जो है यूज़ कर सकें। तो ऐसा है, इस अर्थव्यवस्था में जो है देश ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता बंद अर्थव्यवस्था में। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से ही मतलब रखे, अपने घर में ही रहे, बाहर से कुछ ना खरीदे, तो अपने घर में कितना उगाएगा, कितना खा सकता है वो, या कहाँ से चीज़ें लाएगा फिर, तो उस तरीके से तो बंद अर्थव्यवस्था हो गई। आइए पढ़ते हैं। किसी देश में व्यापार की ऐसी स्थिति जब किसी देश या समाज को किसी के साथ भी व्यापार यानी कि लेन देन करने की छूट हो तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। भारत एक खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है। जैसे विदेशों से वस्तु व सेवाओं का क्रय यानी आयात जारी रखा जाता है, यानी चीज़ों को हम खरीदते हैं, आयात। विदेशों को वस्तु व सेवाओं का विक्रय यानी कि निर्यात किया जाता है, हम भेजते भी हैं बाहर वस्तुओं को। ये बात है कि हम खरीदते ज़्यादा हैं
और निर्यात हम जो है कम करते हैं। इसी के साथ अब हम देखें बंद अर्थव्यवस्था को, तो बंद अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था की जस्ट उल्टी है। अगर एक पारिभाषिक रूप में देखें बंद अर्थव्यवस्था को, तो बंद अर्थव्यवस्था दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई भी बातचीत नहीं करती, कोई निर्यात नहीं, कोई आयात नहीं, यानी ना तो कुछ खरीदेंगे ना कुछ बेचेंगे, कोई पूंजी प्रवाह भी नहीं करती, अर्थात वहाँ से कुछ पैसा भी नहीं आएगा, हमारे देश का पैसा भी नहीं जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था में व्यापार सिर्फ घरेलू सीमाओं के अंदर होता है, यानी जो राज्य हैं उनमें आपस में व्यापार हो रहा होगा, इसका संबंध अन्य देशों से नहीं होता। सीधे सीधे शब्दों में अगर कहें तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग नहीं लेती, यानी ठीक खुली अर्थव्यवस्था के विपरीत होती है बंद अर्थव्यवस्था। तो आपसे एक निवेदन रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। और इसका माध्यम आपको पता ही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। एक और बात, अगर आपको इकोनॉमिक्स की जो है क्लास नोट्स की PDF चाहिए तो 11 रुपये में जो है आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप करके ये PDF जो है मंगा सकते हैं। और हम जो है वीडियो के माध्यम से, अगर आप नहीं परचेज करना चाह रहे हैं तो हम वीडियो के माध्यम से इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर कंप्लीट करेंगे, यानी पूरा पढ़ने वाले हैं हम वैसे भी इसको। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।